हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज की कहानी है वैशाली की, नोएडा से। वैशाली राजस्थान के भरतपुर की रहने वाली थी। ये बात है आज से कुछ महीने पहले की। वैशाली अभी अभी देहरादून से अपनी इंजीनियरिंग की स्टडी कंप्लीट कर जॉब के लिए नोएडा आई थी। वैशाली की जॉब एक अच्छी कंपनी में लगी थी। कुछ दिन तक तो वो अपने ताऊजी के यहाँ गाजियाबाद में रही, पर वो अपने साथ रहने के लिए किसी और लड़की को ढूंढ रही थी जिसके साथ वो एक फ्लैट लेकर रह सके। कुछ दिन के बाद उसको अपने ही ऑफिस में एक लड़की रीमा और एक लड़की विधि मिली। वो दोनों भी अपना फ्लैट चेंज कर रहे थे। वैशाली ने उनसे बात की और तय किया कि अब से वो उन दोनों के साथ ही रहेगी। उसने अपने घर पर भी बात की और अपना जरूरी सामान खरीदना शुरू कर दिया। एक दिन संडे का दिन था। वैशाली के पास विधि की कॉल आई और विधि ने कहा कि वो लोग एक फ्लैट देखने के लिए जा रहे हैं, तो तुम भी साथ चलो, आज फ्लैट देखकर पक्का कर लेंगे। वैशाली भी उन दोनों के साथ चली गई। उन लोगों ने 4 फ्लैट देखे और उनमें से एक फ्लैट जो एक बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर था, वो फ्लैट उन तीनों को पसंद आ गया। उस फ्लैट में 3 बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक किचन और एक बालकनी थी। कॉलोनी भी अच्छी थी, पर फ्लैट नॉर्मल से काफी सस्ते में रेंट पर मिल रहा था। वैशाली को थोड़ा अजीब लगा, पर उसकी फ्रेंड्स ने उसको मना लिया। वैशाली अपने दोस्तों के साथ अगले कुछ ही दिनों में उस फ्लैट में शिफ्ट हो गई। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, पर धीरे धीरे उनको अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई। वैशाली जिस रूम में रहती थी वो बिना किसी एसी चलाए भी, बिना किसी फैन को चलाए भी काफी ठंडा रहता था। शुरू में उसको लगा कि नई जगह है, तो उसको ही ऐसा महसूस हो रहा होगा। एक दिन वैशाली और विधि कहीं बाहर गए हुए थे। जब वो दोनों वापस आए तो उनको बिल्डिंग के बाहर ही एक औरत मिली, जिसने उनसे पूछा कि क्या आप ही वो लड़कियां हैं जो 12th फ्लोर वाले फ्लैट पर रहने आए हैं। तो विधि ने बोला, जी हाँ आंटी जी, हम ही हैं। तो उस औरत ने कहा कि बच्चे थोड़ा संभल कर रहना, हमने सुना है कि वो फ्लैट कुछ भूतिया है। उस औरत की ये बातें सुनकर विधि और वैशाली दोनों ही डर गई। वैशाली ने उस औरत से पूछा कि आंटी, क्या हुआ था उस फ्लैट में जो आप उसे भूतिया कह रहे हैं? तो आंटी ने बताया कि वहाँ एक लड़की ने सुसाइड किया था। उसके बाद उसके परिवार ने उस फ्लैट को खाली कर दिया। उसके बाद पिछले 2 साल में 2 परिवार यहाँ रहने आए, पर दोनों ही परिवार ज्यादा टाइम यहाँ रुके नहीं। दोनों ही जल्द ही रातों रात फ्लैट खाली कर चले गए। सोसाइटी के लोगों ने कई बार उस फ्लैट से किसी लड़की के रोने की आवाजें सुनी हैं। विधि और वैशाली ने कहा कि हाँ, हमें भी अजीब आवाजें तो कभी कभी आती हैं, पर और तो कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। आंटी ने कहा कि बेटा थोड़ा संभल कर रहना, और फिर वहां से आंटी चली गई। पर विधि और वैशाली अब अपने ही फ्लैट में जाने से डर रहे थे। वो दोनों सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी उनके पास रीमा की कॉल आ गई कि तुम लोग किधर रह गए हो, आ जाओ जल्दी ऊपर, खाना बन गया है, ठंडा हो जाएगा। विधि और वैशाली डरते डरते ऊपर चली गई। वो दोनों आज अपने ही फ्लैट में घुसते हुए डर रहे थे। वो दोनों अपने फ्लैट में घुसे तो रीमा ने देखा कि दोनों की दोनों बहुत ज्यादा घबराई हुई है। उन दोनों के चेहरे पर पसीना आया हुआ था। रीमा ने उनको बैठाया और पानी पिलाया और पूछा कि क्या बात है, तुम दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो विधि ने उसको वो सब बताया जो उनको आंटी ने बताया था। इसको सुनकर रीमा भी डर गई। उसने कहा कि यार, अगर ऐसी बात है तो फिर हमको जल्द से जल्द ये फ्लैट चेंज कर देना चाहिए। जिस पर विधि और वैशाली दोनों ही उसकी इस बात से मान गए और फिर उन्होंने खाना खाया और सब सोने चले गए। रात के तकरीबन 1 बजे विधि को बहुत डर लग रहा था। उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने वैशाली को कॉल किया तो वैशाली भी जगी हुई थी। उसको भी डर लग रहा था, वो भी सो नहीं पा रही थी। विधि ने वैशाली को भी अपने रूम में ही बुला लिया। वो दोनों सोने की कोशिश कर ही रहे थे
कि तभी उन दोनों को रसोई से बर्तनों के गिरने की बहुत जोर से आवाज आई। वो दोनों घबरा गए। वो दोनों हिम्मत कर किचन में गए तो उन्होंने देखा कि कोई भी बर्तन गिरा हुआ नहीं था, पर आवाज तो दोनों को आई थी। वो दोनों सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर बाद वो दोनों अपने रूम में वापस आ गए। जैसे ही वो लेटे तभी उन दोनों को एकदम से एक बहुत ही गंदी सी बदबू आनी शुरू हुई, जैसे कोई चूहा मर गया हो। पर अभी थोड़ी देर पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे अचानक से एकदम बदबू कैसे आ सकती थी? विधि और वैशाली दोनों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज उन दोनों के साथ क्या हो रहा है। 5 मिनट बाद जैसे ही वो बदबू आनी शुरू हुई थी, वैसे ही वो बदबू आनी अचानक से बंद हो गई। रात के करीब 2:30 बजे के आसपास विधि और वैशाली को नींद आई ही थी कि अचानक से उनकी खिड़की पर बहुत जोर से किसी ने खटखटाया। वो दोनों हड़बड़ा कर उठी। उन्होंने लाइट ऑन की। उनको दिखा कि कोई खिड़की के बाहर हवा में खड़ा हुआ है। वो एक लड़की थी जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। विधि और वैशाली जोर से चिल्लाए और जब उन्होंने अपनी आंखें खोलकर दोबारा खिड़की की तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो दोनों इतने जोर से चिल्लाए थे कि उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर रीमा भी जाग गई और भागी भागी उनके रूम में आई। रीमा ने उनसे पूछा कि तुम दोनों एक रूम में क्या कर रहे हो और इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो? तो विधि ने रीमा को सारी बातें बताई। रीमा ने कहा कि तुम दोनों को वहम हो रहा होगा, तुम दोनों उस बारे में ज्यादा सोच रहे हो, इस वजह से तुम्हें ये सब लग रहा है। रीमा खुद भी काफी नींद में थी और थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी। उसने जुभाई लेते हुए उन दोनों को कहा कि तुम दोनों सो जाओ, इस बारे में ज्यादा सोचो मत। और ये बोलकर रीमा सोने चली गई। विधि और वैशाली को बड़ा अजीब लगा कि हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है और इसको सोने की पड़ी है, पर अब वो दोनों भी क्या कर सकते थे। रात के 3 बज चुके थे। उन दोनों को सुबह ऑफिस भी जाना था। वो दोनों डरते डरते सो गए। जब वो दोनों सुबह उठे तो काफी डरे हुए थे, पर रीमा नॉर्मल थी। उन तीनों ने नाश्ता किया और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए। उन तीनों ने ही तय किया कि वो ऑफिस में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि लोग हमारा मजाक बनाएंगे और फिर जल्द से जल्द ये फ्लैट चेंज कर लेंगे। उन्होंने अपने ऑफिस में जाकर इंटरनेट पर कुछ नए फ्लैट देखने शुरू किए, पर उनको कोई भी फ्लैट ऐसा नहीं मिला जिसमें वो शिफ्ट हो सके। जो पसंद आए वो बजट से बहुत बाहर थे और जो बजट में थे वो रहने लायक नहीं थे। उन तीनों ने बहुत कोशिश की, पर उनको ऐसा कोई भी फ्लैट नहीं मिला जहां वो शिफ्ट हो सके। शाम को जब वो तीनों अपने घर पहुंचे तो सब नॉर्मल था। रीमा तो मस्ती से अपने कमरे में चली गई, पर विधि और वैशाली डरी हुई थी। रात का खाना खाकर रीमा अपने कमरे में सोने चली गई और वैशाली और विधि आज भी एक ही कमरे में सोने चले गए। आज की रात आराम से निकल गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन तीनों ने काफी दिन तक फ्लैट ढूंढे, पर उन तीनों को कोई भी फ्लैट नहीं मिला। लेकिन उस रात के बाद ऐसा कुछ हुआ भी नहीं कि जिससे उनको फ्लैट छोड़ने की जल्दी हो। विधि और वैशाली को भी लगा कि हो सकता है सही में वो उन दोनों का वहम हो। तीनों लड़कियां उन बातों को धीरे धीरे भूल गई। लगभग 2 हफ्ते बीत गए। एक दिन विधि अपने घर गई हुई थी और वैशाली अपने एक फ्रेंड की शादी में गई हुई थी। रीमा घर पर अकेली रात को रुकने वाली थी। रात के करीब 2 बजे जब वैशाली घर आई तो उसको छोड़ने उसका एक फ्रेंड वरुण भी आया था। वैशाली ने अपनी चाबी से जैसे ही ताला खोला तो अंदर आते ही उसने देखा कि घर का पूरा सामान फैला हुआ था। जो ड्रेसिंग रूम उन तीनों ने बहुत ही सजा कर रखा था, उसकी सारी सजावट नीचे पड़ी थी। किताबें बिखरी हुई थी, तकिया फटा हुआ था, तकिए के फर पूरे रूम में फैले हुए थे। वैशाली और वरुण देखते ही घबरा गए। उनको लगा कि कहीं रीमा के साथ किसी ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। पर जब वो दोनों अंदर आए तो उन्होंने देखा कि रीमा ड्राइंग रूम के एक कोने में दीवार की तरफ मुंह कर कर बैठी थी और रो रही थी। वैशाली और वरुण डरते डरते रीमा के पास गए और वैशाली ने रीमा को कई आवाजें लगाई, पर रीमा ने ना तो उसकी तरफ देखा और ना ही कुछ बोला। वैशाली ने डरते डरते जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो रीमा का सर एकदम से पीछे घूम गया। उसका धड़ सामने दीवार की तरफ था और उसका चेहरा उसकी कमर की तरफ घूम गया था।
और रीमा का चेहरा देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत जोर जोर से रो रही हो। उसकी आंखों से लगातार पानी आ रहा था, पर वो अपने होठों से हंस रही थी। वैशाली और वरुण रीमा को देखकर बहुत डर गए। रीमा ने एकदम से अपना सर सीधा किया और उठकर कमरे में चारों तरफ हंसते हुए चिल्लाते हुए दौड़ने लगी। उसने ड्राइंग रूम के 3-4 चक्कर लगाए और अपने रूम के अंदर चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया और अंदर जाकर जोर जोर से हंसने लगी। वैशाली और वरुण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करें। अचानक से रीमा के हंसने की आवाजें आनी बंद हो गई। वरुण ने तब हिम्मत करके उस रूम का गेट खोला जिसमें रीमा गई थी। वैशाली और वरुण ने देखा कि रीमा जमीन पर बैठी है और दरवाजे की तरफ देखकर हंस रही है। वैशाली ने फिर उसको आवाज लगाई तो रीमा एकदम से जोर जोर से हंसने लगी और अपने हाथ जमीन पर जोर जोर से मारने लगी। वो बहुत ही भयानक आवाज में बोलने लगी कि तुम सब मरोगे, मैं तुम सबको मार दूंगी, मैं तुम सबको ले जाऊंगी, मैं तुम सबको मार दूंगी। वैशाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वरुण को कुछ याद आया। उसने फौरन अपना फोन निकाला और हनुमान चालीसा चला दी और साथ ही साथ खुद भी जोर जोर से हनुमान चालीसा गाने लगा। रीमा उसकी तरफ देखने लगी। वो गुर्राई पर धीरे धीरे शांत हो गई और फिर अचानक से बेहोश हो गई। वरुण ने हनुमान चालीसा खत्म की और उसको उठाकर बेड पर लेटा दिया। वैशाली बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वरुण ने उसको शांत किया और उस कमरे से बाहर लेकर आया। वो दोनों सोफे पर बैठकर सोच ही रहे थे कि अभी क्या किया जाए। तभी अचानक से जोर जोर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें घर के हर कोने से आ रही थी, हर तरफ से आ रही थी। पता नहीं चल रहा था कि असल में आवाजें आ किधर से रही है। उस घर के सभी खिड़की दरवाजे को कोई एक साथ खटखटा रहा था। वहां इतना शोर था मानो लग रहा था कि वो लोग कहीं बीच हाईवे पर खड़े हैं। वैशाली बहुत ज्यादा डर गई, पर वरुण ने दोबारा से हनुमान चालीसा शुरू की और धीरे धीरे सब शांत हो गया। कुछ ही देर में सुबह भी हो गई। वैशाली बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। सुबह के करीब 5 बजे वैशाली ने विधि को कॉल कर सब बताया कि वहां फ्लैट में पूरी रात क्या क्या हुआ। विधि बहुत ज्यादा डर गई। उसने फौरन अपने घर पर सब बात बताई। उसके पापा जी ने एक पंडित जी से बात की और फिर 2 घंटे के बाद विधि, उसके पापा, विधि का भाई और पंडित जी उस फ्लैट पर पहुंच गए। जैसे ही पंडित जी घर के अंदर आए तो वो समझ गए कि यहाँ कुछ तो बहुत भयानक चीज है। पंडित जी ने वैशाली से पूछा कि यहाँ कल रात क्या क्या हुआ था। वैशाली और वरुण ने सारी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने वरुण को कहा कि तुमने बहुत ही समझदारी का काम किया, पर अब यहाँ से मैं सब संभाल लूंगा। पंडित जी फिर पूरे घर में घूमे। उसके बाद आखिर में वो उस कमरे में गए जिसमें रीमा सोई हुई थी। वो रीमा के पास गए और उसके सर पर हाथ फेराया। रीमा एकदम से जाग गई और उठकर एक कोने में जमीन पर दीवार की तरफ मुंह कर बैठ गई। पंडित जी उसके पास गए और बोले, तू कौन है? रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से हंसने लगी। पंडित जी ने 2 बार रीमा से और पूछा, पर रीमा बस लगातार हंस रही थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। इस पर पंडित जी उस रूम से बाहर आ गए। उन्होंने जमीन को साफ किया और वहीं लिविंग रूम के बीचों बीच हवन लगाया। पंडित जी ने हवन शुरू किया। कुछ ही देर बाद उस कमरे का दरवाजा खुला और रीमा किसी जानवर की तरह अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों के सहारे चलते हुए उस रूम से बाहर आई और हवन के सामने आकर सीधी बैठ गई। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस हवन की आग को लगातार घूरे जा रही थी। पंडित जी ने अपने हाथ में गंगा जल लिया और कुछ मंत्र पढ़े और फिर उस जल को रीमा के ऊपर डाला तो जल एकदम से ऐसे भाप बनकर उड़ गया जैसे गर्म तवे पर किसी ने पानी डाल दिया हो। रीमा एकदम से बहुत जोर से चिल्लाई। उसकी उस भयानक आवाज से वहां खड़े सब लोग सहम गए। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बराबर के फ्लैट से भी लोग निकलकर उस फ्लैट में आ गए। सबने देखा कि वहां क्या चल रहा था। इसके बाद पंडित जी ने रीमा से पूछा कि तू कौन है? तो उसने बड़ी ही अजीब सी आवाज में जवाब दिया कि मेरा नाम पूजा है। मैं आज से 3 साल पहले अपने परिवार के साथ यहाँ रहती थी। मैं अपना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर IAS नहीं बन पाई,
तो घर वालों के तानों से तंग आकर परेशान होकर मैंने आत्महत्या कर ली और तभी से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। इसके बाद पंडित जी ने उससे कुछ नहीं पूछा। पंडित जी ने 2 घंटे पूजा की और उस पूजा नाम की लड़की की आत्मा को मुक्त कराया। इसी के साथ ही रीमा बेहोश हो गई। उसके बाद पंडित जी ने पूरे फ्लैट को गंगा जल से शुद्ध किया ताकि दोबारा कभी भी फ्लैट में ऐसी कोई शक्ति ना आ पाए, और घर में एक छोटा सा मंदिर भी स्थापित किया जहां उन्होंने विधि और वैशाली को रोज दिया जलाने के लिए कहा। इसके बाद वहां से सब लोग चले गए। जब रीमा को शाम को होश आया तो विधि और वैशाली ने उसको सब बताया कि कल रात वहाँ क्या क्या हुआ था। रीमा को कुछ भी याद नहीं था। जो आखिरी चीज रीमा को याद थी वो ये था कि शाम के तकरीबन 7 बजे वो अपने रूम में लेटी हुई फोन चला रही थी। अचानक से उसके सर में बहुत तेज दर्द हुआ और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसके बाद वो आज शाम को उठी है और उसको उन बातों पर यकीन हो नहीं रहा था जो विधि और वैशाली ने उसको बताई थी। उस दिन के बाद से आज तक उस फ्लैट में कुछ नहीं हुआ है। वो तीनों आज भी उसी फ्लैट में रहते हैं और पंडित जी के कहे मुताबिक उनके द्वारा स्थापित उस मंदिर में रोज दिया जलाते हैं। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, ये सच्ची घटना, वैशाली का ये सच्चा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमसे जुड़ने के लिए, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए, सब तक पहुंचाने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें। कमेंट कर हमें बताएं अगर कोई कमी है तो हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस परिवार को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम।